कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। परिचय। आपको याद होगा कि आपकी प्रारंभिक समाजशास्त्र की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय कक्षा 11 की शुरुआत निजी समस्याओं व सामाजिक मुद्दों के आपसी संबंधों पर परिचर्चा से हुई थी। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार व्यक्ति विभिन्न सामूहिकताओं से जुड़ा होता है, जैसे समूह, वर्ग, लिंग, जाति तथा जनजाति। वास्तव में आप में से प्रत्येक किसी एक समूह से ही नहीं बल्कि कई समूह से जुड़े होते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और नातेदारी, वर्ग तथा लिंग, अपने देश व प्रदेश के सदस्य हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना व स्तरीकरण में एक विशेष स्थान होता है। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। जैसे एक विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़ने जाए यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार वह किस प्रकार के वस्त्र पहनता है, किस प्रकार का भोजन करता है, अपने खाली समय में वह क्या करता है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उसे प्राप्त है, अर्थात सामान्य तौर पर उसकी संपूर्ण जीवन शैली, जैसे कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति व समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। आपको सी राइट मिल के समाजशास्त्री कल्पना की व्याख्या याद होगी, जहां उन्होंने व्यक्ति के जीवन वृत्त व समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है। इस पाठ में समाज और व्यक्ति के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि तीन मुख्य संकल्पनाओं, अवधारणाओं यथा सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाए। अगले कुछ अध्याय में हम यह जानेंगे कि नगरीय व ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार भिन्न है और पर्यावरण तथा समाज के बीच व्यापक संबंधों का रूप क्या है। आखिरी के दो अध्यायों में हम पाश्चात्य सामाजिक विचारकों तथा भारतीय समाजशास्त्रियों व उनके विचारों को समझेंगे, जो हमें आगे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। मुख्य प्रश्न जिस पर इस पाठ में विचार किया जाना है, किस हद तक व्यक्ति सामाजिक संरचना से बाध्य होता है, किस हद तक वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र होता है। समाज में व्यक्ति की स्थिति व सामाजिक स्तरीकरण की अवस्था में उसका स्थान उसकी व्यक्तिगत रुचियों को किस सीमा तक निर्धारित करती है। क्या सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे सहयोग, प्रतियोगिता व संघर्ष करते हैं, उसे वे क्या रूप देते हैं। इस अध्याय में हम संक्षेप में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण पर भी चर्चा करेंगे। अपने सामाजिक स्तरीकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अध्याय 2 में की है। हम अब आगे बढ़ते हुए तीन मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं यथा सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए हम यह समझने व देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संरचना व सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में किस प्रकार व्यक्तियों के मध्य तथा समूहों के मध्य सहयोग व संघर्ष होते हैं। यह सब कुछ सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्तियों व समूह की स्थिति पर निर्भर करता है। सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है, अर्थात अपने विशिष्ट रूप में वह क्रमवार तथा नियमित है। जिस सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं वह मात्र कुछ क्रियाओं एवं प्रघटनाओं का अनियमित मिश्रण नहीं है। लोगों का आचरण किस प्रकार का होता है, वह एक दूसरे के प्रति उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार की अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान पैटर्न होता है। सामाजिक संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है। एक बिंदु तक समाज के संरचनात्मक विशेषता को एक इमारत की संरचनात्मक विशेषताओं के समकक्ष रखकर समझा जा सकता है। एक इमारत की दीवारें, जमीन तथा छत सब मिलकर उस इमारत को एक विशेष आकार देती हैं, पर यदि इस तुलना का प्रयोग ज़्यादा सख्ती से किया जाए तो यह रूपक अपने आप में गलतफहमी पैदा करने वाला हो सकता है। सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं व संबंधों से बनती है। जो पक्ष इन्हें नियमितता प्रदान करता है वह है अलग अलग काल अवधि में व भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं एवं संबंधों का लगातार दोहराया जाना। अतः सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्थान, पुनरुत्पादन
पुनरुत्पादन। और आप देखें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की इमारतें। ये देखिए आप, ये इमारतों का चित्र दिया हुआ है। जो ग्रामीण और शहरी परिवेश को दर्शाता है। ये तस्वीरें आपने देखी, आप फिर से इन तस्वीरों को देख लें। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की इमारतें, ये ग्रामीण और यह शहरी नगरीय। सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक विद्यालय व एक परिवार की संरचना को लेते हैं। विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे चलकर संस्थाएं बनते हैं। जैसे विद्यालय में दाखिले के तरीके, आचरण संबंधी नियम, वार्षिकोत्सव, प्रातःकालीन सभा और कहीं कहीं विद्यालयी गीत। ठीक इसी प्रकार से परिवार में आचरण के कुछ मानक स्तर जैसे विवाह के तौर तरीके, संबंधों के अर्थ, उम्मीदें तथा उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में वृद्ध सदस्यों की मृत्यु एवं विद्यालय से पुराने विद्यार्थियों का चले जाना व इनके स्थान पर नए सदस्यों का प्रवेश होता है और यह संस्था चलती रहती है। पर हम यह भी जानते हैं कि परिवार तथा विद्यालय के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। उपरोक्त पर चर्चा तथा क्रियाकलाप हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव द्वारा निर्मित, आप देख लें, यह मानव द्वारा निर्मित समाज इस इमारत की तरह होता है जिसकी प्रत्येक क्षण इन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है जिनसे उन्हें बनाया गया। जैसा कि हमने स्वयं देखा है कि मनुष्य विद्यालय तथा परिवार में संरचना की पुनर्रचना हेतु परिवर्तन करते हुए समूचे परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। वे प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर पुनर्रचना के लिए सहयोग करते हैं। यह भी कम सच नहीं है कि उनमें एक दूसरे के साथ दूषित तथा क्रूर प्रतियोगिता भी होती है। सच्चाई यह है कि सहयोगात्मक व्यवहार के साथ ही साथ हम गंभीर प्रकृति के संघर्षों को भी देखते हैं और जैसा हम आगे देखेंगे कि सहयोग को जबरदस्ती लागू भी किया जाता है ताकि संघर्षों को छिपाया जा सके। एमिल दुर्खाइम द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय यह और उसके बाद में कई अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा भी कार्य किया गया है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्खाइम ने तर्क, आगे हम बढ़ें इसके पहले विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप का विषय जिसे देखें। अपने बड़े बुजुर्गों, दादा नाना अथवा उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों से बातचीत कर यह पता कीजिए कि परिवारों विद्यालय में किस प्रकार के परिवर्तन आया है। किन किन पक्षों में वे आज भी वैसे ही है। पुराने चलचित्रों, धारावाहिकों, उपन्यासों में परिवारों की प्रस्तुतिकरण की तुलना समकालीन प्रस्तुतियों से कीजिए। क्या आप अपने परिवार में सामाजिक आचरण के प्रतिमानों और नियमितताओं को समझते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप अपने परिवार की संरचना का वर्णन कर सकते हैं? विद्यालय को एक संरचना के रूप में आपके शिक्षक कैसे लेते हैं? इस पर उनसे विचार विमर्श कीजिए। क्या छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को इस संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष रूप में काम करना पड़ता है? क्या आप अपने विद्यालय अथवा परिवार में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं? क्या इन परिवर्तनों का विरोध हुआ? किसने इसका विरोध किया और क्यों? अभी देखिए, व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है। इसमें दृढ़ता अथवा कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना व्यक्ति की संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है, जैसे दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती हैं। इसकी सीमा तय करती है कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। यह हम में से वाय है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमरे की दीवार होती है। अन्य सामाजिक चिंतक जैसे कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित भी करती हैं और उसे पुनः उत्पादित भी करती हैं। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य इतिहास बनाता है, परंतु वह इतिहास निर्माण न तो उसकी इच्छा पर और न ही उसकी मनपसंद शर्तों पर आधारित होता है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं और न ही अपनी मनपसंद शर्तों पर, बल्कि इतिहास का निर्माण उन ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थिति की उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहाँ वह जीवन यापन कर रहा है। कुछ ऐसे उदाहरण सोचिए जो
दोनों स्थितियों को प्रकट करते हैं। किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है। यहाँ व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बदल देता है। अपनी पूर्व पुस्तक में सामाजिकरण पर हुई परिचर्चा को आप याद कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर दुर्खाइम के इस दृष्टिकोण को उनके प्रसिद्ध वितरण में दिया गया है। जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति अथवा देश के नागरिक के रूप में करता हूँ, दिए गए अपने वचनों को पूर्ण करता हूँ, मैं अपने दायित्वों को पूरा करता हूँ जिन्हें कानून तथा प्रथा में परिभाषित किया गया है। जो मुझसे मेरी क्रियाओं से परे वह वाह्य है। ठीक इसी प्रकार भक्त जन्म से ही पूर्व स्वीकृत अपने धार्मिक जीवन की मान्यताओं तथा क्रियाओं को पहचान लेता है। अगर उनका अस्तित्व उनके जन्म से पूर्व था तो इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व उसके बाहर है। मैं अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने कर्जों को चुकाने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने व्यापारिक संबंधों के लिए जिन क्रेडिट उपकरणों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने पेशे में जिन कर्मों का अनुनयन करता हूँ इत्यादि, इनका मेरे द्वारा उपयोग किए जाने पर भी ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी इनमें से प्रत्येक के लिए की जा सकती है। अब हम इस स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण की उस संकल्पना की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे जो प्रारंभिक पुस्तक अध्याय 2 का भाग है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति व जाति, क्षेत्र व समुदाय, जनजाति व लिंग इत्यादि सामाजिक स्तरीकरण के आधार बने हैं। आपको याद होगा कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो। यह तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि उनकी विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। स्तरीकरण की संकल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती हैं जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है। यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। जीवन अवसर, वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उनमें केवल संपत्ति व आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा व मनोरंजन को भी शामिल किया जाता है। सामाजिक परिस्थिति, मान सम्मान व समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़रों में उच्च स्थान। राजनीतिक प्रभाव, एक समूह द्वारा दूसरे समूह अथवा समूह पर प्रभुत्व जमाना अर्थात निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक के प्रभाव अथवा निर्णयों से अधिक लाभ उठाना। आगे होने वाली चर्चा में हम उपरोक्त 3 सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति व वर्गों को मिलने वाले अवसर, संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना व सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही मनुष्य पूर्व स्थित संरचना व स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही है, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ, इसे हल के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं। किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है।
समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करता है। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष के उदाहरण ढूंढिए। पिछली पुस्तक में चर्चा की गई थी समाज में किस प्रकार विविध तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वह परिवार हो, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो। हमने देखा कि किस प्रकार प्रकारवादी व संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों काल मार्ग सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए तथा एमिल दुर्खाइम सामान्यतः प्रकारवादी संदर्भ में पहचाने जाते हैं। यह मानकर चलते हैं कि मनुष्यों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है, अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया। जैसे यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है, वहाँ व्यक्तियों व समूहों में आपसी सहयोग था और वे वर्ग, जाति अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे। परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वे जमींदार हों अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था। सहयोग भी संभावित संघर्ष, प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों व व्यक्तियों का स्थान उत्पादित प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन, आप इन तस्वीरों को देखें किस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, आंदोलनात्मक ये तस्वीरें हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। विभिन्न क्रियात्मक तस्वीरें के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हित में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहाँ समाज जाति, वर्ग अथवा प्रतिशतता के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभावमूलक स्थिति बरतते हैं। इससे भी आगे प्रभावशाली समूह में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। जैसा कि आप आगे आने वाले अनुच्छेदों में देखेंगे कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस प्रकार के मानदंडों, संस्कृतियों की भूमिका प्रशंसा करने में नहीं चूकता, परंतु इन सब के प्रकारों को समाज के संपूर्णता के रूप में समझाता है, न कि उस संदर्भ में जहाँ प्रभावशाली समूह द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकारात्मक अनिवार्यताएं, प्रकारात्मक अपेक्षा तथा पूर्वापेक्षाएं कहा जाता है। ये विस्तृत रूप में उन शर्तों को पूरा करते हैं जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा जाता है, इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे नए सदस्यों का समाजीकरण, संचार की साझा प्रक्रिया, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार अथवा भूमिका होती है जो संपूर्ण समाज की प्रकारात्मकता के लिए जरूरी होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष। आप देखें डोली में बैठकर ससुराल जाते हुए दुल्हन, अब इस तरह की तस्वीरें हालांकि दुर्लभ हो गई हैं, को इस दृश्य से भी समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में बिना ज्यादा हानि व कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया कि किस प्रकार मानदंडों तथा सामाजिकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत बनी रहे, चाहे वह एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों न हो। दूसरे शब्दों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। यह समझने के लिए सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलंघित हैं तथा बाध्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर, आइए अपने जन्म के परिवार में
संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर डालें। समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के संबंध उनका क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। समाजशास्त्र क्रियाकलाप देख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए, क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं? क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं? यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएंगी। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिया गया गीत एक विशेष प्रांत का है, परंतु आज भी प्रतिवंशीय परिवार में एक औरत के जन्म के परिवार के परित्याग के सामान्य भय की भावना को दिखाता है। आप देखें यहाँ पर स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने 41.7% संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपने बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को बताया, परंतु इस विषय पर भावनात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेगी, क्योंकि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उसके संबंध में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियाँ उनसे घृणा करने लगेंगी। परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उसका आना जाना बंद हो जाएगा। यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहां एक और स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली, कंजूस तथा चालाक समझ जाती है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी थी। देखिए आप, जो अभी गीत की बात आ रही थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, पिता का घर मेरे लिए छूट गया है। जन्म के गृह त्याग परित्याग का भय, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के भी कभी न याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, यह गीत है। आप देखें क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों के उपज के रूप में भी देखा जा सकता है, परंतु जब इन संघर्षों को खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती तो यह छप बनती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों को समझाने के लिए प्रकार्यवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। संघर्ष के रहते हुए भी समझौता एवं सहअस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। क्रियाकलाप, कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हो परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हों। सहयोग तथा श्रम विभाजन। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, चाहे वे चींटियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों अथवा स्तनपायी पशु, परंतु पशुओं की दुनिया से तुलना सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। हम समाजशास्त्र के दो भिन्न सैद्धांतिक परंपराओं का प्रयोग इस बिंदु के विश्लेषण के लिए करेंगे जिनका एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने प्रतिनिधित्व किया। अधिकतर समय समाजशास्त्र में इस मान्यता को सहमति नहीं मिली कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना तथा क्रूर था। एमिल दुर्खाइम ने इस दृष्टिकोण की आदिम मानव जाति की एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो के विपक्ष में इस प्रकार के तर्क दिए। ऐसे विचारकों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नजरअंदाज किया है। वे हैं संयमित प्रभाव का प्रयोग जो समाज अपने सदस्यों पर करता है, जो उनके अस्तित्व तथा चुनाव के संघर्ष की पार्श्विक क्रिया को संयमित व शून्य कर देता है। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं और यहाँ की असंयमित रूप में भी। दुर्खाइम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन की भूमिका, जिनमें सहयोग निहित है, यथार्थ रूप में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। दुर्खाइम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया जो क्रमशः पूर्व औद्योगिक तथा जटिल औद्योगिक समाजों की विशेषता थी। यांत्रिक एकता संहित का एक रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित है। इस समाज के अधिकांश सदस्य
एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा आय तथा लिंग से जोड़ा जाता है। यह समाज की मुख्य विशेषता है। इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, अंतर्विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं। सावयवी एकता सामाजिक संहित का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है, वैसे वैसे दूसरों पर अधिक निर्भर होता जाता है। कृषि आधारित जीविका में लगा एक परिवार अपने जैसा काम करने वालों की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, परंतु कपड़ा अथवा कार उद्योग में लगा व्यापारी अन्य विशिष्ट कर्मचारियों को बिना जीवित नहीं रह सकता, जो उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। कार्ल मार्क्स भी मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं। जहाँ दुर्खाइम परार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशेष लक्षण मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं। वे लिखते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे ही अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने लगते हैं, वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ करते हैं। यह प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। आजीविका के साधनों के उत्पादन से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने भौतिक जीवन को प्रजनित करता है। मार्क्स का उपयुक्त कथन कठिन लग सकता है, परंतु सहयोग मनुष्य जीवन को पशु जीवन से किस प्रकार अलग करता है को समझने में मदद करेगा। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। सदियों से पुरुषों तथा महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया है। विभिन्न तकनीकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार से मनुष्य सहयोग करते हुए निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि उस प्राकृतिक तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहाँ वे समायोजन करते हैं। हमने पिछली पुस्तक समाजशास्त्री परिचय में समाजशास्त्र परिचय संस्कृत में एक अध्याय में देखा किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के कारण अंग्रेजी भाषा के साथ समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था। लेकिन इस प्रक्रिया में इंग्लिश का उद्भव एक जीवित सामाजिक यथार्थ है। यद्यपि दुर्खाइम ने प्रकारवादी संदर्भ पर तथा मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया, परंतु दोनों के विचार अलग है। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है, वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। उनका तर्क है कि सामाजिक शक्ति अथवा बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है, इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक होता है। यह स्वयं को सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है जो उनके बाहर स्थित है। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्ति अंतर वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। दूसरे शब्दों में मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करें, इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लोहार को अपने काम में मिलता है, तथा दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है। इन हालातों में सहयोग आरोपित होता है।